हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरजू काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है साजिद तार साहब ने, और सर को सब लोग जानते हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। My pleasure. Thank you, Arzu. सर, सबसे पहले आज हम बात करेंगे एससीओ समिट की। किस तरह से आप देख रहे हैं? उसमें पाकिस्तान भी शामिल है, भारत भी है और चाइना भी है। इसके अलावा कई कंट्रीज है, लेकिन ये तीन जो है आपस में आप जानते हैं कि किस किस्म के टर्म्स रहे हैं या किस तरह के हैं। तो ये आप क्या समझ रहे हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है ये समिट? ये समिट बहुत इंपॉर्टेंट है, खास बिलखसूस जो मैं देख रहा था कि इस पे सबसे इम्पोर्टेंस वाली जो जिस पॉइंट की वजह से वहां पे इसकी इम्पोर्टेंस मजीद बढ़ गई है शंघाई कोऑपरेशन काउंसिल की। उसकी वजह ये है कि ये यूक्रेन की वॉर की वजह से, और उसमें पुतिन साहब का जाना, पुतिन साहब का प्रेसिडेंट शी से मिलना, और बिल्कुल कोविड के बाद कई मीटिंग्स ऐसी हुई हैं जो पहली दफा, पिछली दफा इसका जो है ऑनलाइन मीटिंग्स थी, और इस दफा जो है वो इन पर्सन हो रही है। इसमें जो मुझे मुझे जो सबसे ज्यादा जो अफसोस वाली बात ये है कि पाकिस्तान इसका एक्टिव मेंबर है, लेकिन और पाकिस्तान सख्त इस वक्त फ्लड से और अपने इश्यूज से गुजर रहा है, लेकिन उस फ्लड का इसमें कोई नामो निशान नहीं है, इनके एजेंडे में शामिल ही नहीं है। ये पाकिस्तान की एक फॉरेन पॉलिसी का सबसे बड़ा एक फेल्योर है। दूसरा, जिस तरीके से हमारी जो है रूलिंग एलीट जो है, जिस तरीके से उन्होंने शामिल किया, एक और काबिले नोट बात थी, हमारे शहबाज शरीफ का सूट जो मुझे लग रहा था दूसरे पुतिन से भी ज्यादा महंगा था। और आपने नोट नहीं किया, मैंने नोट किया है कि जिस तरीके से हमारी रूलिंग एलीट जब जाती है, जिस तरह वॉइस रॉय जाते हैं, मुगल शहजादे जाते हैं जिस तरह कॉन्फ्रेंस में या चीजों में, जिसपे हमारे कुरैशी साहब के ऊपर छतरियों वाले नौकर होते हैं बारिश और धूप से बचाने के लिए, सैलाब जदगान को जाएंगे मिलने के लिए तो वहां भी छतरी सर पे होगी। इसी का एक नमूना इन्होंने पेश किया है कि जब पुतिन से मुलाकात हो रही थी तो हमारे जो मुगलिया बादशाह हैं शहबाज शरीफ साहब, उनकी कुर्सी के ऊपर आपने देखा होगा बैक सपोर्ट रखी हुई थी, और जिस तरीके से मेरा मकसद है कि वो बैठे, तशरीफ लाए, उन्होंने शेक हैंड किया, तो लग रहा था जिस तरह किसी सुपर पावर के प्रेसिडेंट ये है शहबाज शरीफ साहब, वो पुतिन नहीं है। लेकिन ये कि वहां पे गए हैं और इस पे जाके जो एजेंडा डिस्कस हुआ है, और जो मैं इस पे एक और बात बताना चाहूंगा कि जो आगे तशवीशनाक आ रही है चीजें, कि अगले साल G20 की चेयरमैनशिप जो है, प्रेसिडेंटशिप जो है, वो भारत को मिलने वाली है। और 200 मीटिंग्स उन्होंने इंडिया के अंदर रखी हुई है इसकी G20 की पूरे शहर में। न्यू दिल्ली में इसकी अगली दफा G20 की मीटिंग होगी अगले साल 2022 में 23 में, और वो सितंबर 9 से नवंबर सितंबर 9 और 10 को होगी। लेकिन उसमें ये है, अब देखें कि G20 जो कि एक बहुत पावरफुल ग्रुप है, और जो भारत जो पाकिस्तान की पहले ही फॉरेन पॉलिसी के आपने जनाजे निकाले हैं कि वो आपने डोनाल्ड लू का लेटर बना बना के, और बल्कि मैं आपके देखने वालों को ये भी एक सलाह देना चाहता हूं कि डोनाल्ड लू रिसेंटली भारत के दौरे पे थे, वो क्वाड के सीनियर अफसरान के साथ भारत के दौरे पे थे, और फिर आप देख लें कि फिर आपका और सबसे बड़ी बात है कि आजकल फ्रांस की फॉरेन मिनिस्टर जो है वो दिल्ली के भारत के दौरे पे, और हमारे जो है मुगलिया बादशाह, उन्होंने तकरीर की शहबाज शरीफ साहब ने, उन्होंने कहा मैं जहां जाता हूं, अब तो भाई हमारे वो कहते फोन भी नहीं उठाते, फोन डरते हैं लोग कि हम खैरात ना मांग लें उनसे। तो उसमें अफसोस ये है कि सैलाब का कोई किसी ने जिक्र नहीं किया, क्योंकि इसकी वजह यह कि दुनिया सैलाब से क्यों परेशान हो जब आप खुद ही परेशान नहीं है, जब आप ही अपने म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स में इतने बिजी हैं, और इस्लामाबाद को फतह करने के लिए आपकी सियासी पार्टियों की जंग जो है वो बिल्कुल जोर पकड़ती जा रही है। आज भी हमारे जो पिछले रंगीला शाह है, हमारे बादशाह जो पिछले जो गुजरे हैं, उन्होंने आज कौम से खिताब किया, और उन्होंने वही स्टोरी दोबारा, लोगों के कान पक चुके हैं कि जी वो हर आता है तो हर मैं 75 साल में सुनता रहा हूं कि जी हमने जब हुकूमत संभाली तो खजाना खाली था। आज उसी का उन्होंने नमूना पेश किया, हालांकि दुनिया वो सुनने ही नहीं चाहती। दुनिया को आपने लीडरशिप देने से इनकार कर दिया है खान साहब,
आपको और जाती उमरा के रिहायशी लोगों को, बिलावल हाउस के रिहायशी लोगों को चाहिए था सैलाब में बैठते जाके लोग जो खुले आसमान के नीचे हैं। मैं डेली बेसिस पे लोगों की जो है वो देख रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ वहां पे जाया जाता है तस्वीरें खिंचाने के लिए, सिर्फ तस्वीरें खिंचाने के लिए। बेयारों मददगार बैठे हैं। CNN बता चुका है, हर लोग बता चुके हैं कि वहां पे उनके बुरे हालात हैं 4 करोड़ लोगों के। लेकिन आपका पाकिस्तान का एक एरिया जो है आरजू इस्लामाबाद से लाहौर तक, आपके सियासी लीडर भी यहीं से आते हैं, आपके जजेस भी यहां से होते हैं, आपकी एस्टेब्लिशमेंट भी यहीं से होती है, लूटने वाले भी यहीं के हैं। पाकिस्तान को मैं समझता हूं इस हालात में लाने वाले भी यही लोग हैं। उनकी सेहत पर कोई असर नहीं, उनकी सेहत पर कोई असर नहीं। वो बिल्कुल देखना भी नहीं चाहते इस बदबूदार माहौल को। सैलाब ज़दगान से उनको बू आती है। वो जो हिस्सा है वो पाकिस्तान का इस्लामाबाद से लाहौर तक का, वो बिल्कुल इस वक्त जो है वो देखना भी नहीं चाहता कि सैलाब कहाँ आया है और ये गरीब लोग मर रहे हैं, क्यों मर रहे हैं, कैसे मर रहे हैं खुले आसमान के नीचे। सर उन्हीं के नाम पे तो पैसा ले रहे हैं, उन्हीं के नाम पे तो सारी दुनिया से ये फंड इकट्ठा कर रहे हैं। देखें, नहीं आरज़ू, आपने हमेशा अपनी मुसीबतों को अपॉर्चुनिटी समझा है। 75 साल से आपने यही किया है। चाहे आप सैलाब ले लें 2010 का, चाहे जलजला ले लें कश्मीर का, चाहे आप उस पर कोविड ले लें, आपने हर मुसीबत को अपॉर्चुनिटी बनाया है और खूब खुल के डॉलर बनाए हैं और जायदादें बनाई हैं दुबई में और लंदन में। आपकी मिसालें जो हैं वो दुनिया, लेकिन देखने वाली बात यह है कि अब दुनिया को पता चल चुका है। अब यूएसएड वाले भी आपसे डरते हैं, वो कहते हैं यार किस मुंह से। और आरजू देखें आप, मैं जरा गौर से देखें आज क्या हो रहा है। आपके लोग पाकिस्तानी बड़े बड़े शहरों से जिनको ये कहते हैं मुखैयर हजरात, इनको शर्म भी नहीं आती, ये जो रूलिंग एलीट अपील करती है रोजाना के मुखैयर हजरात बाहर निकल कर मदद करें, और ये खुद मुखैयर नहीं है, ये सारे बिलियनर हैं। बिलियंस के हिसाब से इन्होंने लूटा पाकिस्तान को, एक पैसा भी नहीं देते ऐसे लोग हैं। और जो लोग दुकानदार या जो बेचारे लोग ट्रक लेके जाते हैं, तो मुसीबत ज़दगान से 2 मील 5 मील पहले ही जराइम पेशा लोग बैठे होते हैं, उन ट्रकों को लूट लिया जाता है और वही अशिया दुकानों पे लाके बेचते हैं। तो ये एक अलमिया है क्योंकि आपने ना इस्लाम को समझने की कोशिश की, ना अपने कल्चर को समझा, ना इंसानियत की शर्म है आपको। तो बस इस पे ये है कि अब वो 4 करोड़ लोग खुले आसमानों के नीचे सिसक रहे, बिलक रहे हैं, और आपके अल्ले तल्ले खत्म नहीं हो रहे। आप अभी तक, मेरा मकसद है इस्लामाबाद पे हमले के लिए आपकी तैयारी बिल्कुल मुकम्मल होती जा रही है। एक हमारा एक्स प्राइम मिनिस्टर, मैं शुरू से कहता था उसके एक हाथ में माचिस है, एक हाथ में पेट्रोल है, लेकिन उसको पूछने वाला कोई नहीं है। अदालतें भी उसके आगे लेट जाती हैं, एस्टेब्लिशमेंट भी लेट जाती है, हर चीज उससे डर रही है। अब वो कहते हैं आपकी मुसीबतों का पहाड़ बड़ी जल्दी शुरू होने वाले हैं। अब वो बिल्कुल सही फरमाते हैं, मैं एग्री करूंगा उनके इस नैरेटिव से कि मैं बहुत खतरनाक हो चुका हूं। उसकी वजह ये है, हुकूमत में आए तो तब भी खतरनाक, ना भी आए तो तब भी खतरनाक। अब आप एक ऐसी डेड एंड गली में, एक बंद गली में फंस चुका है पाकिस्तान, जिसमें मुझे बचने की उम्मीद नहीं उसकी नजर आ रही। इकॉनमी भी आज तक इस बंदे ने, किसी इंसान ने, इंक्लूडिंग शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो और ये जो हमारे बाबा जी हैं खतरनाक, इन्होंने भी आज तक किसी ने आरजू ये नहीं बताया कि पाकिस्तान का हकीकी मसला क्या है, इसकी इकॉनमी है, ये किस तरीके से इकॉनमी को इंप्रूव कर सकते। सिर्फ 5 लाख ओवरसीज पाकिस्तानीज का एक नाम उन्होंने रट लिया है और वो बताए जा रहे हैं, और ये भी नहीं उनको पता कि वो 5 लाख पाकिस्तानी आके पाकिस्तान में क्या करेंगे, कहां पैसा लगाएंगे, वो क्या करेंगे, वो बताएं भी तो सही ना। कोई इंडस्ट्री आपने टारगेट की हो, रोड मैप दें कोई, बिल्कुल। हम भी यहाँ फ्लोर मिलर लगाएंगे जी, ये 5 लाख पाकिस्तानी आके यहाँ पे इंटरनेट के हब्स बनाएंगे, यहाँ फलां चीज हम बैटरियां मैन्युफैक्चर करेंगे, हम यहाँ पे सोलर पैनल बनाएंगे। को बताए ना लोगों को 5 लाख पाकिस्तानी क्या करें, आगे झक मारेंगे। आपने आज तक देखा हमारे पाकिस्तानी, मैं खुद ओवरसीज पाकिस्तानी, हमें एयरपोर्ट से लूटना शुरू किया जाता है, हमारी जायदादों पे कब्जे होते हैं, हमारे कचहरियों में हमारे रिश्वत के रेट डबल हो जाते हैं, जजेस हमें लूटते हैं चीजें, हमें वहां हर एक बंदा लूटता है हम ओवरसीज पाकिस्तानी को हर पाकिस्तानी डॉलरों की नजर से देखता है कि उनको लूटना किस तरह है।
ओवरसीज पाकिस्तानीज के बच्चे अगवा कर लिए जाते हैं रैंसम के लिए, और फिर उसको मेरे पास आप कहते हैं कि 5 लाख पाकिस्तान क्या करने आएंगे? भी बता तो दो ना यार, कौन सा सीक्रेट है जो 4 साल तुमने नहीं बताया? 4 साल इन ओवरसीज पाकिस्तानी जिन्होंने जिनके पैसे से शौकत खानम हॉस्पिटल बना है, जिन पे फॉरेन फंडिंग पे आप अभी तक ऐशें कर रहे हो, मौजें कर रहे हो, उनको ये भी तो बता दो 5 लाख पाकिस्तानी को क्या दोगे भाई? किस फील्ड में लगाओगे? मैं खुद इंटरेस्टेड सुनने के लिए कि हम आएंगे वहां पे पैसा लेकर बाहर से, अपनी एक्सपर्टीज लेकर आएंगे, किस फील्ड में हमें आगे इंट्रोड्यूस करोगे भाई? लेकिन एक कौम को धोखा देना, लूटना, मारना, देखिए अब मेरे ख्याल में इसमें इस वक्त कई तो जो कहते हैं ना, अब तो तैयारियां शुरू कर दी ना। ये जो बच्चे जो इन्होंने कहते हैं ना, अमीर लोगों के बिगड़े हुए बच्चे जो डुअल नेशनल थे, अब तो अपनी नेशनलिटियां छोड़ रहे हैं वो बाहर की, क्योंकि उनको कंफर्म हो चुका है कि हमारे लूटने के दिन वापस आ रहे हैं। अब वो कहते हैं अब रिंग रोड का डाका नहीं होगा, अब रिंग रोड ही हम नहीं बनाएंगे। तो सर ये जो 500 करोड़ भी इमरान खान कह रहे थे कि टेलीथॉन से इन्होंने जमा किए हैं, वो कहाँ गए? और साथ साथ अभी ये न्यूज भी चल रही थी कि इमरान खान की मुलाकात हुई है आर्मी चीफ से। आप किस तरह देखते हैं सबको? साथ साथ शहबाज गिल साहब भी जो है वो निकल चुके हैं, उनकी भी जमानत हो गई। जो प्लेजेस आई हैं, पहले तो आधी प्लेजेस ऐसे एक मजाक है। प्लेज करना फोन पे इनके अपने ही लौंडे लपाड़े जो 20-20 ट्विटरों अकाउंटों वाले हैं, उन्होंने कालें कर दी होंगी जी मैं इंडोनेशिया से बोल रहा हूँ, 50 लाख मेरा ले लें, 5 करोड़ मेरा ले लें। हमें ड्रामाबाजी, एक मेरे लोगों को बेवकूफ बनाना, और दूसरा ये कि अगर आएंगे भी पैसे तो पीटीआई के अपने जलसों पे लगा देंगे। इन्फॉर्मेशन जो अभी तक मेरे हिसाब से इनके अरबों में खर्चे हुए हैं जलसों में, जो म्यूजिक कॉन्सर्ट हुए अरबों के हिसाब से खर्चे हुए हैं उसमें, वो कहां से आ रहे हैं? यहीं से आएंगे ना। ये लोगों की प्लेजेस आएंगी, इन्हीं पे लगेंगे, और क्या होगा उनका? पहले जो है शौकत खानम, देखें जो शौकत खानम के पैसे लगा सकते हैं पीटीआई में, या फ्लड तो उनके लिए बिल्कुल एक छोटी सी मामूली बात है। और दूसरी रही बात शहबाज गिल साहब की, मैं देख रहा था और आजकल मैं देख रहा हूँ जजेस के आगे पीछे बयान सुन रहा हूँ, उनके बस की बात ही नहीं है भाई। सबसे पहले तो आप जिन कोर्ट्स की जजेस की बात करते हैं, मुझे तो एतराजात है उनकी अपॉइंटमेंटों पे, आपके जजेस की अपॉइंटमेंटों का देखे ना, अगर वो एक बेस है, अगर वो बेस ही इसी तरह की है तो उनसे तवक्को की क्या तवक्को करेंगे आप उनसे? आज मैं पढ़ रहा था चीजें, वो कहते हैं जी कि कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, देख लीजिएगा इस वक्त आपकी हर चीज डर रही है इस बंदे से, क्योंकि वो खतरनाक हो चुका है। उसका वर्ड जो खतरनाक है वो इट मीन सो मच, वो पाकिस्तान के लिए वाकई खतरनाक है। वो हुकूमत में आए तब भी खतरनाक, ना आए तो उससे ज्यादा खतरनाक, वो खुद बोल के कहते हैं। और हुकूमत में आए खतरनाक इसलिए क्योंकि 3.5 साल देखे ना उन्होंने क्या किया पाकिस्तान के साथ। कोई अपना मैंडेट डिलीवर किया हो, कोई अकाउंटेबिलिटी की हो, कोई नौकरियां क्रिएट की हो, कोई कुछ भी किया हो। एनआरओ दिया उन्होंने नवाज शरीफ को, एनआरओ दिया उन्होंने आसफ जरदारी को, एनआरओ अपने आप को देते रहे। देखें किस तरीके से जो उन्होंने वो खातून थी जो नैब के चेयरमैन की, किस तरीके से उसको रख के वज़ीर आज़म हाउस में ब्लैकमेलिंग शुरू की, किस तरीके से अपने अपॉइंटेड इलेक्शन कमीशन वाले उसके पीछे गए। अपनी मिसालें अपना भी देखे ना, किस तरीके से 5-5 कैरेट की अंगूठियां ली गई, किस तरीके से कई जमीन जिस तरीके से ली गई, और मौसूफ की जो यूनिवर्सिटी है, वो जो मजहबी यूनिवर्सिटी, उसमें सारे वो 30 स्टूडेंट हैं सारे। तो सर आज भी जी वो खास साहब समझते हैं कि इस वक्त 25 करोड़ लोगों की आंखें बंद हैं और कान भी बंद हैं, और जो इस वक्त इनका वो कहते हैं ना इस सदी का पैगंबर जो भी है वो ऑर्डर देता है, वो उसके पीछे, जिस तरह वो कहते हैं पाकिस्तान में। मैं आज आरजू एक छोटी सी बात शेयर करना चाहता हूँ। मेरे वालिद साहब एक बड़े कामयाब सक्सेसफुल वकील थे। मेरी बचपन में एक दफा हमारे घर एक आते थे, पीर साहब थे, उनके साथ लोग होते थे, कई काले कपड़ों वाले, हाथों में डंडे होते थे, उनके ऊपर घुंघरू बांधे हुए होते थे उन्होंने। वो जब आते थे मेरे वालिद साहब के ऑफिस में तो नाचते आते थे, पीछे मजमा होता था पूरा, और वो मशहूर थे बाबा जिन्नों वाला। तो मैंने बचपन में वालिद साहब से पूछा, मैं क्या अब्बा जी इनके पास वाकई कुछ जिन जनात है? उन्होंने कहा बेटा तेरा दिमाग खराब है, इनके पास जनात होते तो केस मेरे पास लेकर आते, ये अपने केसेस खुद ही आप कर लेते यार, ये जजों के पास जिनात ही भेज देते। तो लेकिन ऐसा ड्रामा क्रिएट कर दिया गया है कि जिसके पीछे 25 करोड़ लोग हैं। और मेरा मकसद देखें, सोचें जरा आपकी डायरेक्शन क्या है। इंडिया आपसे 100 साल आगे है, बांग्लादेश 50 साल आगे है,
अब आपसे अफगानिस्तान भी आगे निकलता जा रहा है, अब उनकी करेंसी भी आपसे बेहतर है, और आपके स्वाद के आसपास जो है वो टीटीपी आ चुकी है, और बिल्कुल। आपके लल्ले तलल्ले है खत्म। कल आपने देखा है 2-4 चीजें इंतहाई मुझे दुख हुआ है। मुराद सही साहब है, वो एक वीडियो ऐसे फेंक रहे हैं, वो जूनियर पैगंबर बने हुए हैं, वो देखें उनकी तरह बातें होती। तो बस, तो मैं क्या इनको कहूं, सुकून नहीं, इनको सुकून नहीं, सैलाब की कोई इनको फिक्र नहीं है, कोई पाकिस्तान की फिक्र नहीं है, सिवाय लड़ाई झगड़े, तमाशे, मार देंगे, कब्जा कर लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। पता नहीं इकतदार और पैसे के लिए इस तरह तड़प रहे हैं जिस तरह मछली पानी के बगैर तड़पती है, और 25 करोड़ लोगों को बेवकूफ बना रखा है। उनको इन्होंने डीजे बट के वो जो गाने और टोटे दिखा दिखा के वीडियोस के ऊपर इन्होंने सत्यानाश कर दिया है पूरी कौम का। देखें किस तरीके से सर आप, पैसा तो अभी भी कम नहीं है इनके पास, लेकिन सर ये आर्मी चीफ के साथ मुलाकात की बातें चल रही है इमरान खान की, कहा जा रहा है कि बड़े खुशगवार माहौल में बातें हुई हैं, क्या हो देखिए सकता है? दो चीजें जो मैं जो उस पर थोड़ा सा जो आपकी इंटरनल बातें करूंगा। देखिए ये बिल्कुल रूमर्स तो है कि आर्मी चीफ साहब के साथ मुलाकात, अब पता नहीं किस हद तक ठीक है, लेकिन एक बात आपको मैं कहूंगा, वो जो $25,000 यहाँ पर महीने दिया जा रहा है, वो बड़ी खूबसूरती के साथ काम कर रहा है। वो इस तरीके से काम कर रहा है कि राबिन राफील जो है वो उनसे मुलाकात हो गई, उसके बाद अमेरिकन एम्बेसडर से मुलाकात हो गई, और उसके आते ही, उस मुलाकात के फौरन आते ही कुछ 24-26 घंटे के अंदर अंदर बड़ा खूबसूरत यू टर्न लिया गया। हमें इलेक्शन की कोई जल्दी नहीं है, लेकिन जो जीतेगा वही आर्मी चीफ को अपॉइंट करेगा। बिल्कुल, मैं देखें किस तरीके से वो $25,000। अब मैंने राबिन राफील के बारे में मैं बताना चाहूंगा, एक तो इनका हस्बैंड जो था वो जनरल जिया के साथ वो त्यारे में वो मारा गया था, दूसरा बिल क्लिंटन फैमिली के साथ उनके रिलेशनशिप है, और उनके उस दौर में ये स्टेट डिपार्टमेंट में थी, ये राबिन राफील मैडम जो थी। और इस वक्त क्योंकि अमेरिका के अंदर हम यहाँ जो बैठे वॉशिंगटन डीसी में समझते हैं कि दिस इज थर्ड टर्म ऑफ बराक हुसैन ओबामा, और बराक हुसैन ओबामा और साथ हिलरी क्लिंटन, वो क्लिंटन कैंप है, उनके भी अपने रिलेशनशिप रसूख हैं इस एरिया में वॉशिंगटन डीसी। तो और दूसरा ये जो खातून है ये सीआईए के लिए काम करती रही, और दूसरा इस वक्त खान साहब ने वो जो लॉबी फर्म $25,000 की, वो भी सीआईए के साथ काम करते रहे, पाकिस्तान में चीफ रहे हैं। लेकिन किस तरीके से बैकडोर सारा कुछ ठीक करने की कोशिश की जा रही है अमेरिकन रिलेशन। और इस वक्त मुसलसल, मैं अब ये तो मुझे कंफर्म नहीं है कि इनकी आर्मी चीफ के साथ मुलाकात हुई है या नहीं हुई है, लेकिन मिन्नतें तरले करने के लिए परवेज खटक साहब और परवेज अलाही साहब मुसलसल जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के पांव में पड़े हैं कि हमें कुछ रास्ता निकाल के दें, आप जितना हमें बुरा समझते हैं उतने बुरे नहीं हैं। बल्कि यहां तक एक खबर आई है कि अपना सुन रहा था एक मैं वीलॉग कि आपके असद साहब जो है उन्होंने बाजवा साहब से कहा था कि आप एक्सटेंशन ले लें, जिसका उन्होंने कहा कि नहीं लूंगा, और इन्होंने कहा है कि उन्होंने बल्कि पूछा है बाजवा साहब ने कि मुझे क्यों एक्सटेंशन के लिए कह रहे हैं आप, तो असद उमर साहब ने कहा क्योंकि हमारा आपके साथ वर्किंग रिलेशनशिप था। तो उन्होंने कहा जो 6 महीने में आपने मेरे साथ किया है, कोई नाम आपने छोड़ा ही नहीं है मेरे खिलाफ जो इस्तेमाल करते हुए, मुझे एक्सटेंशन मुझे नहीं चाहिए, और मेरे ख्याल में एक्सटेंशन अब नहीं होगी। इनके ये ख्वाब ही हैं, मेरी अपनी असेसमेंट ये है। लेकिन पाकिस्तान वो कहते हैं लैंड ऑफ अनप्रेडिक्टेबल, लैंड इज उसमें कुछ भी प्रेडिक्टेबल नहीं, कोई पता ही नहीं है कि रात को सोए तो सुबह क्या हो आपकी। आप पहले सारी जिंदगी में सोचता हूं कि सुनता आया था अखबारों में कि पाकिस्तान इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रहा है, 75 साल मैंने यही खबरों में पढ़ा है। उसके बाद इस दौर में मैंने ये देखा है कि जी अगले 24 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है, अगले 36 घंटे बहुत नाजुक। जो मुल्क घंटों के हिसाब से चल रहा हो आरज़ू, उसके बारे में उसमें क्या प्रेडिक्ट करेंगे आप, क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जहां हर घंटे जो है वो सेंसिटिव है, हर घंटे कोई पता नहीं है कि अगला घंटे में क्या। लेकिन इस वक्त जो मुझे यहां से नजर आ रहा है, डॉलर आपका 250 के पास तकरीबन पहुंच चुका है, और फ्लड जो है वो 10 साल उसको लगेंगे, और उसमें से जो पैसा बाहर से आएगा सारा पहुंचेगा बाहर लंदन और दुबई में। देखें आप, बाहर के पैसे की कहते हैं वहां असली जगह पहुंच जाए, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची से आटा नहीं पहुंच रहा भी उन लोगों के पास। पाकिस्तानी कर सकते, उनको लूट लेते हैं ट्रक उनके। जल्जले के दौरान भी यही हुआ था, लोग इस्लामाबाद से मेरे जानने वाले आटा और चीजें लेके जाते थे कश्मीर में, रास्ते में लूट लिया जाता था। तो जिस मुल्क में ये हालात हो उनका, मेरे ख्याल में तो शायद
आपसे तो खुदा ताला ही नाराज हो चुका है। अल्लाह ताला ही आपको, मेरा मकसद है, आपसे नाराज हो चुका है आपके अमाल की वजह से। अब दूसरी दुनिया क्या करे आपसे? नहीं सर, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बड़ी बेहिस किस्म की कौम है हमारी, और ये चाहे जो मर्जी हो, अर्थक्वेक हो या फ्लड हो, ये यही कुछ करते रहे। मगर साथ साथ सर एक मजहब कार्ड ना सिर्फ इमरान खान खेल रहे हैं बल्कि PMLN भी खेल रही है। जावेद लतीफ साहब का जिस तरह का स्टेटमेंट आया और उन्होंने जो बातें की इमरान खान के लिए, वो भी तो ठीक नहीं है। देखें, मेरे ख्याल में इधर हकीकत होता क्या है कि लोगों के जज्बात जो, देखे ना, ये तो दुकानदार है ना, ये देखे ना, नून लीग वाले, पीएस पार्टी वाले, PTI वाले दुकानदार है, ये तो वही बेचेंगे जो कौम खरीदना चाहती है। देखिए ना, खान साहब ने शुरू तो नए पाकिस्तान का किया था कॉन्सेप्ट, लेकिन उन्होंने कहा कि ये कार्ड नहीं बिक रहा, भाई नया कार्ड दो, कोई और चीज फेंके। तो उनके जो मशवरे देने वाले थे उन्होंने कहा था भाई गद्दारी का कार्ड चलाओ, बड़ा अच्छा चलता है, मजहब बेचो, मजहब बड़ा अच्छा बिकता है वहां पे जहां लोग बेवकूफ हो, तालीम कम हो, और इस्लाम उनका एक फॉरेन रिलीजन हो, उनका पता ही ना हो उनको मतलब क्या है इस्लाम का, तो वहां ऐसी चीजें बड़ी अच्छी बिकती, तो वो बिक रही, बिल्कुल बिक रही। बल्कि ऐसी बेची उन्होंने, मैं हैरान हूं कि मौलवियों को भी साम सूंघ गया है। नौज बिल्ला आरजू, आप और मैं कोई ऐसी बात कहें हमें पत्थरों से मार देंगे, वो भी छुप गए हैं चारपाई के नीचे। देखे ना इस वक्त ये जो TLP और मौलाना फजलुर रहमान, ये काम कारोबार तो उनका था इस्लाम का, लेकिन खान साहब ने शुरू कर दिया हाथ में तस्वीर पकड़ के, और बिक रहा है, बड़ी खूबसूरती से बिक रहा है सारा कुछ। सर आपके इस बात से मुझे याद आया, आई डोंट नो आपको मालूम है या नहीं, कि लाल मस्जिद इस्लामाबाद में एक बार फिर तमाशा चल रहा है। 1 साल से पुलिस खड़ी की हुई है और अब फिर उस मौलवी के मिन्नते तरले किए जा रहे हैं और वो कब्जा कर रहा है उस एरिया से ज्यादा एरिया पे कब्जा कर रहा है। 200 लोगों को लेकर, मुझे बिल्कुल इन्फॉर्मेशन, हाँ। वो मौलाना 200 लोगों को लेकर शायद लाल मस्जिद में चले गए, लेकिन उसमें मैं एक और बात बता दूंगा, उसकी लोकेशन जो है, उसकी लोकेशन वो बगैर मर्जी के नहीं हो सकती। मैं इस्लामाबाद में सारी जिंदगी मैंने गुजारी, सारी जिंदगी में उसके आसपास वो जहां पे वो जुमा बाजार है लाल मस्जिद में, सारी जिंदगी उस बाजार में फिरता रहा। इस्लामाबाद में चिड़िया पर नहीं मार सकती एजेंसियों की मर्जी के बगैर। बिल्कुल 200 लोगों का वहां चला जाना, अंदर घुस जाना, कब्जा कर लेना, ये मर्जी के बगैर, ये प्लान ये मुझे बताएं, ये किसी प्लान का हिस्सा होगा? आप मुझे ये ना बताएं कि मौलाना ने कब्जा कर लिया, उस कब्जे, ये बताएं मुझे, मेरे लिए ये सोचना जरूरी है कि पता करूं कि मौलाना अब किस प्लान के जरिए लाए गए हैं यहां पर, ये बड़ा चक्कर है। तो ये उसमें कब्जा उन्होंने नहीं, कब्जा करवाया गया है, उनको लाया गया है, बुलाया गया है, आए भी देखें, आए मदद करें हमारी, कुछ देखें, वो ये सारा लेन देन का हिस्सा है, ये सारी प्लाटिंग है, सारी ये प्लाट हो रहा है उसमें। बिल्कुल ये लाल मस्जिद के अंदर जो कुछ हो रहा है, ये मैं समझता हूँ, ये दिस इज पार्ट ऑफ द प्लानिंग समवेयर दैट मौलाना विल बी यूज्ड वंस अगेन। जिस तरह हर जलसे के अंदर शुरू किया जाता है या का नाम दुबैया के नस्ताइन के साथ, जिस तरह जलसों के नाम अमर बिन मारूफ रखे जाते हैं, इसी तरह मौलाना जो है उनको प्लाट कर दिया गया है कि किस वक्त इनको यूज किया जाएगा, कैसे यूज किया जाएगा। दैट इज व्हाट द इशू इज। वरना लाल मस्जिद, आप मुझे ये बताएं उसकी जियोग्राफिक लोकेशन जरा देखिए उसकी, पॉसिबल है चिड़िया वहां पे चिड़िया नहीं पर मार सकती, अपारा मार्केट के करीब है, सबसे पहले तो बात ये है। बिल्कुल सर, और एक जमाने में तो इन मौलवियों ने ये तक कर रखा था कि लाल मस्जिद के पास कोई फीमेल गाड़ी अगर लेके जाए तो वो विंडस्क्रीन तोड़ देते थे कि नहीं चला सकते गाड़ी, ये तक हुआ है। नहीं, उन्होंने चाइनीज के घरों में घुस घुस के मारा उनको, और वो अजीब चीज है। लेकिन कोई भी चीज वो किसी की मर्जी के, वो आजकल जो नई टर्म निकली ना, उन्होंने उनको कहा, तो उनकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता वहां पे, पूरे पाकिस्तान में कुछ नहीं होता उनकी मर्जी के बगैर। तो ये तो घर है उनका अपारा, तो अपारा मार्केट में आप समझती हैं कि बिल्कुल की मर्जी के बगैर ये सब कुछ हो जाए। ये उन्होंने कोई हथियार, ये नया हथियार बनाया है, कोई प्लान बनाया है उन्होंने उस पे। लेकिन अफसोस, मैं हमारे जैसे लोगों को अफसोस ये होता है कि आपके आसपास दुनिया कहां जा रही है, आप कहां जा रहे हैं, ये अफसोस होता है मुझे। अब मैं उस पर थोड़ा सा ये भी बताना चाहूंगा कि आपके पड़ोस में जिस पे आपने सारे बड़ा बेट किया, आपने सीपैक को बंद कर दिया, वो अगले दिन नीलम वैली के, नीलम दरिया के ऊपर अपना डैम बनाते छोड़ के चाइना का इंजीनियर वापस चले गए, और उनको तहफुजात हैं आपसे।
वो आपसे नाराज है। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा आरजू, एज ए पाकिस्तानी, आपसे इस वक्त आपसे राजी कौन है? मैं यही कहने वाली थी आपको, इस वक्त राजी कौन है? आपसे ये ना पूछेंगे नाराज हाँ। कौन है, आपसे राजी हम्म। कौन है? आप पे ना खुदा राजी है, आप पाकिस्तानी पाकिस्तान से राजी नहीं हो, आप खुद तरक्की नहीं करना चाहते, आपके अंदर नेशनलिज्म नहीं है। हर बंदे का इरादा है कि मैं लूटूं और भागूं, यहां से लूटूं और भाग जाऊं। तो जब पूरी कौम ऐसा करेगी तो, और कौम क्या करना, आप तो खैर कौम, मैं आपको कहना, पाकिस्तानी कौम को कौम कहना भी जाती है कि कौमें तो उनके अंदर कौमियत हो तो कौम कहा जाता है ना। आपके अंदर तो कौमियत ही नहीं। मैंने अगले दिन एक बड़े अच्छे दोस्त, हाई ऑफिशियल था, बड़ा हाई ऑफिशियल आपके पाकिस्तान में बैठा, तो मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन किया, मेरी ख्वाहिश थी, मैंने कहा आप पाकिस्तान में द लेवल ऑफ नेशनलिज्म, आप इससे सेटिस्फाई हैं? उसने कहा नहीं, कोई नहीं, जो तुम्हें दुख है, मैं पाकिस्तान में बैठा हुई मुझे दुख है, कौमियत मुझे भी नजर नहीं आ रही। तो चलें फिर कौमियत के बगैर चलाएं काम, लूटें। देखें, दो चीजें हैं इस वक्त, सैलाब ज़दगान के पैसों को लूटना ऐसे ही है जिस तरह मुर्दों के कफन उतारना है। बिल्कुल। तो मुर्दों के कफन उतार के आप पैसा बनाएं, प्लाजे बनाएं दुबई में, आप लंदन में बच्चों को भेजें, लेकिन मैं ये समझता हूं कि खुदा की लाठी बेआवाज होती, खल्त खल्त ही होता है। जो मुर्दों के कफन उतार देगा वो बचेगा नहीं। और खासकर एक और बात ये कहूंगा, जिसने कभी अपने अपने मुफाद के लिए इस्लाम बेचा, जिन्होंने अपने प्रॉफिट का नाम बेचा अपने मुफाद के लिए, वो भी नहीं बचे। मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि मेरी भी ये बड़ी रिसर्च है इन चीजों की। जिन लोगों ने इस तरह की काम किए हैं, उसका जब भी आप प्ले करते हैं इन चीजों से, वो बैकफायर करती है, बैकफायर। तो 75 साल जो आपने पाकिस्तान से किया, आज वो बैकफायर हो रहा है पाकिस्तान में, आप समझे या ना समझे। बिल्कुल सर, जो इंसान करता है वो पलट के उसकी तरफ जरूर आता है। और मुझे यकीन है कि जो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, क्योंकि उन बेचारों की इतनी बुरी हालत है जो फ्लड में फंसे हुए हैं, और उनके बाद उनका सामान इस तरह से गायब करना, उनके नाम पे पैसा खा जाना, तो ये कहीं ना कहीं इनको जरूर इसका जो है वो बदला मिलेगा, चाहे देर में हो, लेकिन ये फेस करेंगे वो सारी प्रॉब्लम्स। थैंक यू सो मच सर कि आपने आज ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। दुआ कीजिएगा सलाम ज़दगान के लिए। इंशाल्लाह सर, जरूर।